जय हिंद दोस्तों। 27 सालों की लंबी इंतजार के बाद बीजेपी सत्ता में लौट आई। 27 सालों से दिल्ली ही उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाई थी। पहली बार ऐसा होने जा रहा, बीजेपी सत्ता में रहेगी और आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। एक ऐसा विपक्ष जिसकी विधानसभा में ना केजरीवाल होंगे, ना मनीष सिसोदिया होंगे, ना सत्येंद्र जैन होंगे और ना ही सौरभ भारद्वाज होंगे। बीजेपी की तरफ से दिल्ली का सीएम कौन बनेगा अभी पूरी तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मोदी जी एंड टाइम पर ऐसा सरप्राइज देते हैं जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। दिल्ली का सीएम कौन होगा ये तो वक्त बताएगा। दरअसल पूर्ण राज्य न होने के बावजूद भी दिल्ली के सीएम की चर्चा पूरे देश में हमेशा रहती है। आज पूरे देश में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से ज्यादा चर्चा केजरीवाल के पर्सनल हार की हो रही है। एक समय था जब केजरीवाल कहते थे, मोदी जी आप मुझे इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, मुझे हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। केजरीवाल के अंदर एक घमंड आ गया था, इस घमंड ने इनको ले डूबा। यहाँ तक केजरीवाल अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाए। परवेश वर्मा ने इनको 4000 वोटों से हरा दिया। केजरीवाल जब नया नया राजनीति में आए तो इन्होंने कभी विपक्ष का मुंह नहीं देखा था, विपक्ष का स्वाद नहीं चखा था। 2 बार से सत्ता में बने हुए थे, इनको लगा मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। तभी तो केजरीवाल लोकसभा के अंदर फुल कॉन्फिडेंस में कहते थे, दिल्ली के राजा हम हैं दिल्ली के मालिक, एलजी कौन होता है हमें रोकने वाला। यानी इनका घमंड इनके सर पर चढ़ के बोल रहा था और इनका घमंड इनको ले डूबा। अगर इस बार के चुनाव में केजरीवाल जीत जाते तो बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर कर आते। लोगों के बीच ये मैसेज जाता कि मोदी ब्रांड फीका पड़ गया है, मोदी को टक्कर दिया जा सकता है। मोदी और अमित शाह के लिए केजरीवाल बहुत बड़ा चैलेंज बन जाते, बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगता। लेकिन कहानी इससे बिल्कुल उलट हुई। सच्चाई ये है कि मोदी और अमित शाह के जोड़ी को टक्कर दिया ही नहीं जा सकता। आज तक मोदी अपने जीवन काल में एक भी चुनाव नहीं हारे। आज दिल्ली के अंदर न सिर्फ केजरीवाल की हार हुई है, बल्कि आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के बाद जब केजरीवाल ने पंजाब का चुनाव लड़ा तो वहां पर जीत हासिल किए। इसके बाद केजरीवाल और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए। फिर इन्होंने गोवा से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा में भी चुनाव लड़ा। यहाँ पर जीत तो नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस को जबरदस्त टक्कर दिए। हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी की जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन कांग्रेस को दिल्ली के चुनाव में 2 बार से 0 सीटें मिल रही हैं। ऐसा लगता है आर्यभट्ट ने 0 की खोज कांग्रेस के लिए किया था। केजरीवाल 2022 के चुनाव में गुजरात में जाकर मोदी गढ़ में मोदी को चुनौती दे आए, लेकिन केजरीवाल ये भूल गए कि मोदी और शाह की जोड़ी को टक्कर देना आसान नहीं है। वो भूल गए कि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वो भूल गए कि 2025 विधानसभा चुनाव के पहले अमित शाह उनकी सीट के एक एक वोट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। शीश महल और शराब घोटाले के बावजूद भी केजरीवाल को एहसास नहीं होने दिया गया कि उनकी ईमानदारी वाली छवि को कितना जबरदस्त झटका लगा है। इन सब चीजों के बाद भी केजरीवाल हवा में उड़ते रहे और बीजेपी ने इनको खूब उड़ने दिया। इधर बीजेपी लोगों के बीच ये मैसेज फैलाती गई कि देखो ये ईमानदार नेता नहीं है, इसने घोटाले किए हैं। दूसरी तरफ अमित शाह पूरे राज्य के साथ साथ नई दिल्ली की सीट पर भी केजरीवाल की जमीन साफ करते रहे। केजरीवाल को हराना इतना आसान नहीं था। इसके पीछे आरएसएस, बीजेपी और अमित शाह की एक एक बूथ जीतने की माइक्रो प्लानिंग थी। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया था। केजरीवाल को जो घेरने की प्लानिंग चल रही थी वो 2017 से चल रही थी। 2015 के चुनाव में जब केजरीवाल 70 में से 67 सीटें लाए, इसके बाद अमित शाह समझ गए कि अभी ये जीत रहा है, शॉर्टकट की पॉलिटिक्स अपना रहा है, फ्री की चीजें बांट रहा है, अभी ये उछल रहा है, इसको उछलने दो, ये जो कर रहा है इसको करने दो। अभी इसने नया नया सत्ता का स्वाद चखा, इसको पूरी तरह से इसमें लिप्त होने दो। इसके बाद ये धीरे धीरे बेईमानी करेगा, इलेक्शन के लिए पैसे इकट्ठे करेगा, उसके लिए भ्रष्टाचार करेगा, इसको करने दो। इसको लगेगा मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे तो कोई एजेंसी पकड़ ही नहीं रही है। इसके बाद ये और भी ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा, तब इसका भ्रष्टाचार लोगों को दिखने लगेगा और दिखने भी लगा। 2017 से लेकर 2020 तक केजरीवाल अपना भ्रष्टाचार का कार्यक्रम चलाते रहे, लेकिन ये सब पर्दे के पीछे चल रहा था। 2020 में जब पिछला इलेक्शन हुआ था तब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव भी नहीं लड़ी थी, क्योंकि बीजेपी को पता था अभी इसकी लहर है, हम केजरीवाल से नहीं जीत पाएंगे। अमित शाह ने सोचा अभी इस गुब्बारे को हवा में उड़ने दो, जब ये नीचे आएगा तब जनता खुद इस गुब्बारे को फोड़ देगी। जब 2020 में कोरोना आया तब पूरा देश कोरोना से परेशान था, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में केजरीवाल पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगा रहे थे। यहाँ से केजरीवाल की पहली गलती की शुरुआत होती है। दूसरी गलती, उसी कोरोना के समय इन्होंने अपना शीश महल बनवाना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कहा ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बनने दो, पूरा पूरा बनने दो। इनकी तीसरी गलती, शराब घोटाला। देश में पहली बार ऐसा हुआ एक के साथ एक फ्री मिल रही थी। क्या स्कीम लेकर आए थे केजरीवाल, पानी बिजली शिक्षा तो फ्री दे रहे थे, एक के साथ एक शराब भी फ्री देने लगे। ये सारी चीजें लोगों को दिख रहा था। अमित शाह ने बोला सब होने दो, अभी कोई जांच नहीं बिठाएंगे, अभी जो कर रहा है करने दो, इसको इन सब चीजों में इतना फंसने दो कि चाहकर भी बाहर ना निकल सके, तब इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। लास्ट ईयर जब लोकसभा का चुनाव होना था तब परवेश वर्मा ने अमित शाह से टिकट मांगा तो अमित शाह ने टिकट देने से मना कर दिया।
जो कि 2 बार से लगातार दिल्ली के एमपी थे। अमित शाह ने बोला तुम एमपी का चुनाव मत लड़ो, हमने तुम्हारे लिए कुछ अलग सोचा हुआ, तुम नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ लड़ो, उसको घेरने की तैयारी करो। अगर केजरीवाल को घेर लिया तो तिलमिला उठेगा और हार के डर से उल्टे सीधे बयान देगा, इसका फायदा हमें होगा, खुद तो हारेगा और पूरी पार्टी को भी ले डूबेगा। वही हुआ, जिस तरह से अमित शाह चाहते थे उनके प्लानिंग में केजरीवाल फंसते चले गए। इसके बाद केजरीवाल ने जो उल्टा सीधा बयान देना शुरू किया, इसकी वजह से बहुत ज्यादा घिरते चले गए। खुद तो हारे ही हारे, पूरी कैबिनेट भी हार गए। हाँ, इनकी कैबिनेट में सिर्फ एक लोग जीता, आतिशी मार्लेना। जीतने के बाद जिस तरह से डांस कर रही थी, इनका डांस बता रहा था इनको इस बात की खुशी थी मैं जीत गई, केजरीवाल हार गया, क्योंकि इन सबकी आपस में लड़ाई चल रही है। केजरीवाल चाहता था आतिशी हार जाए, आतिशी चाहती थी केजरीवाल हार जाए। आतिशी इस बात से खुश थी जो केजरीवाल मुझे हराना चाहता तो खुद ही हार गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कोई सिटिंग सीएम अपनी पार्टी के हार जाने के बाद भी जश्न मना रहा था। इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आगे खड़ी हो गई है, पर अमित शाह अभी इनकी पार्टी को तोड़ेंगे नहीं। इसकी 2 वजह है। पहला ये है कि पार्टी तोड़ देने से सीधा नुकसान बीजेपी को होगा, लोगों के बीच एक गलत मैसेज जाएगा, जैसे कि महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ था, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। बीजेपी ऐसी गलती करेगी नहीं। दूसरा ये है, पंजाब के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, अगर पंजाब में किसी भी तरह का अनस्टेबल होगा इसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा। अगर मान लीजिए पार्टी तोड़ देते हैं तो इसमें लोग 2 धड़ों में बट जाएंगे। एक धड़ा ऐसा होगा जो कांग्रेस या बीजेपी में जा सकता है, और दूसरा धड़ा ऐसा होगा जो अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए पाकिस्तान से सपोर्ट ले सकता है या खालिस्तान से सपोर्ट ले सकता है। ये दोनों हमेशा ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी को नजर रखते हुए अमित शाह ऐसी गलती नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये भी, अभी पंजाब के चुनाव में 2 साल बाकी हैं। अमित शाह जब इतना रुक गए, 2 साल और रुक जाएंगे। इन 2 साल में अमित शाह को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा प्लानिंग बनाने के लिए। 2 साल के बाद आम आदमी पार्टी वैसे भी हार जाएगी, क्योंकि केजरीवाल जो वादे दिल्ली में किए थे पूरे नहीं कर पाए, वही वादे पंजाब में भी किए हैं। पंजाब में तो ऐसे ऐसे वादे किए थे, पंजाब को स्वर्ग बना देंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब का वो हाल कर चुकी है कि आज पंजाब को इतना ज्यादा कर्जे में जा चुकी है कि वहाँ लोगों के पास अपनी जरूरत का संसाधन जुटा पाना भी मुश्किल हो पा रहा है। ऊपर से पंजाब और नशे में डूबता जा रहा है। इन्होंने पूरे पंजाब को बर्बाद करके रख दिया है। चौथी बात यह भी है कि वहां पर खुद इनके पार्टी के लोग भगवंत मान को सीएम के पद से हटाना चाहते हैं। इनके पार्टी के अंदर ही बगावत चल रही है। इस बार के चुनाव में दिल्ली का बागडोर आरएसएस ने अपने हाथ में ले लिया था। आरएसएस सोचती थी हम 26 साल से दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आरएसएस ने अपने लिए इसको चैलेंज के रूप में मान लिया था, बोला इस बार तो चुनाव जीत के रहेंगे। आरएसएस और बीजेपी ने इस बार का चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। आरएसएस ने अपने पूरे संगठन को एक साथ जोड़ा, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन सबको बहुत अहम काम सौंपा गया। इन सभी लोगों को बोला गया आप पर्सनली एक एक लोगों के घर जाइए, उनसे मीटिंग कीजिए, उनसे बात कीजिए। करीब 30,000 लोगों का अलग अलग ग्रुप बनाया गया। हर रोज डेली सुबह छोटी छोटी मीटिंग होती थी। उस मीटिंग में कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती थी। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा किया जाता था कि आम लोगों को कैसे कनेक्ट करें, उनको अपने फेवर में कैसे किया जाए। ये सभी लोग झुग्गी बस्तियों में जाते थे, वहां पर लोगों से कहते थे आप बीजेपी के लिए वोट कीजिए। स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, वहां पर प्रोफेसर से मिलते थे। सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे वहां पर उनसे जाके मिलते थे। कहीं मैच हो रहा होता वहां पर जाके मिलते थे। यहाँ तक कि दिल्ली लुटेन के अंदर बीजेपी और अलायंस पार्टनर के जितने एमपी एमएलए थे उन सबके पीओ को बुला के समझाया आपके यहाँ जो सर्वेंट क्वार्टर है, जो सर्वेंट है, उन सबसे बात करो, ऐसा ना किसी और को वोट दे दें। इस बार के चुनाव में दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी पूरी तरह से बेचैन थी। सोचती थी दिल्ली चाहिए, किसी भी तरह दिल्ली चाहिए। इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, वो पूरी तरह से जान लगाकर काम कर रहे थे। इस तरह से काम कर रहे थे मानो अगले दिन चुनाव हो। बीजेपी ने पूरे देश भर से अपने कार्यकर्ताओं को बुला लिया था। इन्होंने दिल्ली के अंदर करीब 150 लोगों के बड़े नेताओं की टीम बना दी थी, जिसमें एमएलए थे, सेंटर मिनिस्टर थे। इनको प्रॉपर तरीके से बताया गया जो जिस राज्य से है उसको उस राज्य के लोगों से दिल्ली में संपर्क करेगा, पर्सनल एक एक घर जाएगा, वहां सबसे मिलेगा। वो सारी चीजें उन्हें बताएगा जो मोदी सरकार ने दिल्ली के अंदर काम किया है। बीजेपी और आरएसएस ने पूरी रणनीति के तहत काम किया। अगर बीजेपी सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ती तो चुनाव जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल था, यानी बीजेपी जीती नहीं, जिताई गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।